नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे प्रतिभा कटियार से कोविड के समय की कुछ चिट्ठियां, सत्य प्रकाश शर्मा के गीत और डॉक्टर नालंदा पांडेय की वार्ता सूचना क्रांति और हिंदी। पत्र हिंदी साहित्य की नवीनतम किंतु महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी के प्रख्यात गद्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक जगह लिखा है कि मेरी समझ में किसी व्यक्ति की भारी भरकम साहित्यिक कृति आंधी के समान है, लेकिन उसके साहित्यिक पत्र उन झोंकों के समान हैं जो धीरे से आते जाते रहते हैं और थोड़ी मात्रा में हवा साथ लाने पर भी सांस बनकर जीवन देते हैं। तो आइए प्रतिभा कटियार से सुनते हैं कोविड के समय की कुछ चिट्ठियां। पहली चिट्ठी जो मैं पढ़ने वाली हूँ 24 मार्च 2020 को मैंने लिखी थी। इस चिट्ठी का मजमून है बारिश पंचम सुर में आलाप ले रही है। एक समय था जब मैं प्यार में मर जाना चाहती थी। एक वक्त है जब मैं प्यार को पी जाना चाहती हूँ। एक वह वक्त था जब बेजारी थी ज़िंदगी से। एक यह वक्त है जब यारी है ज़िंदगी से। सुबह को घंटों परिंदों से बातें करते हुए महसूस होता है मानो मेरे भी पंख उगाए हैं। उनके साथ मैं भी उड़ती जाती हूँ। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर पर राग भैरवी बजा रहे हैं। पहाड़ियाँ उन मधुर लहरियों में डूबती जा रही हैं। मुझे इन दिनों अपने आसपास कोई नज़र नहीं आता, कोई भी महसूस नहीं होता, ज़रूरत नहीं महसूस होती। मैं जो खाली केंद्र था ना, वह अब अपनेपन की महक से भर गया है। बाहर कुछ भी नहीं, सब भीतर है। उस भीतर तक पहुंचने के लिए हम भटकते फिरते हैं, कभी सहरा, पहाड़, दरिया पार करते हैं, लेकिन मिलता है वो किसी पेड़ के नीचे ही, एक चम्मच खीर खाकर या किसी कुटिया में झूठे बेर खाकर। असल में हम सबको झूठे बेरों की तलाश है। कोई इतने प्यार से चक्कर रखे तो सही, कोई इतने प्यार से खीर बनाकर लाए तो। वे खीर की चाह थी जिसने खीर को ज्ञान का माध्यम चुना, वो चाह जिसे दुनिया भूख कहती है। असल में हमें अपनी भूख तलाशनी है। जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जिनके लिए जान दे रहे हैं, वे हमारी भूख हैं ही नहीं। जो भूख है वहाँ हम पहुँच ही नहीं रहे। वहाँ पहुँचने की यात्रा ही जीवन है। मुझे मेरी भूख मालूम है। मुझे मेरी भूख मालूम है। मुझे बारिश चाहिए, बेमौसम नहीं। मुझे ढेर धूप चाहिए, अंजुरी भर सर्दी चाहिए, अमलतास चाहिए, मोगरे का गजरा चाहिए और सामने मुस्कुराती जूही और हर सिंगार की गमक चाहिए। मुझे इंतज़ार चाहिए। यही मेरी चाह है। मेरी इस चाह को परिंदे समझते हैं। तुम भी तो परिंदे हो। उड़ते उड़ते जा बैठे हो किसी डाल पर। तुम कनखियों से देखते हो, मुस्कुराते हो। मैं पुकारती नहीं, तुम आते नहीं। दूर जाकर तुम ज़्यादा करीब जो आ गए हो। मेरी शामों में, मेरी सुबहों में तुम घुले हुए हो। डाल कोई भी हो तुम्हारी, दिल मेरे ही पास है, जानती हूँ। बारिश पंचम सुर में आलाप ले रही है, सुन रहे हो ना तुम। दूसरी चिट्ठी 2 अप्रैल 2020 को लिखी गई थी। इस चिट्ठी का मजमून है खिलना जी भर के। बदलते मौसमों की आहटों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन धरती पर उदासियाँ इस कदर बिखरी हैं कि कुछ भी अच्छा लगना बहुत दूर जा चुका है। इतनी दूर कि उस तक हाथ नहीं पहुंच रहा। फूल हैं, किताबें हैं, संगीत है, पंछी हैं, फिर भी मन उदास है। अच्छा लगने और अच्छा होने के बीच अगर दूरी ना होती तो शायद यह मुश्किल ना होता। मैं अच्छा लगने को अच्छा होने से बदल देना चाहती हूँ, सबके लिए। अपनी इस इच्छा के उगने के साथ ही कुछ चटकने की आवाज़ सुनती हूँ। कुछ फूल और खिल जाते हैं। वे इस कदर खिल रहे हैं मानो कह रहे हों खिलना जी भर के, मौसम कैसा भी हो। हालांकि देश के हालात कुछ और ही कह रहे हैं। अगली चिट्ठी है 11 अप्रैल की, 11 अप्रैल 2020 की, और यह एक सुबह सुबह की बात है। कुछ कह रहा है यह जीवन। सुबह की चाय के साथ ढेर सारे सवाल लिए लॉन के उस कोने में बैठी हूँ जो दिन भर मुझे ललचाता है। फूलों से भरा कोना। मुझे यहाँ बैठना असीम सुख से भरता है।
फूलों से भरी क्यारियों के बीच बैठना, चाय पीना, पंछियों की तस्वीरें खींचना, फिर कुछ देर अखबार पलट चुकने के बाद वॉन गॉग से गप्पे लगाना। गॉग कहता है हमें पढ़ना सीखना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे हमें देखना सीखना चाहिए। वह ठीक कहता है, हमें सांस लेना भी सीखना चाहिए, भूख को महसूस करना भी, जो है कि उस पार देखना उसे जो नहीं है, या ठीक उसके उलट भी। बहुत सारा लालच रहता है इन दिनों ज़्यादा जी लेने का। जिंदगी का भरोसा तो कभी नहीं रहा, लेकिन इन दिनों अविश्वास बढ़ गया है। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना चाहती हूँ, जीते हुए सुख से भर उठती हूँ, फिर अचानक गालों पर कुछ बहता हुआ महसूस होता है, कुछ पिघल रहा है भीतर। संगीत सुनने जाती हूँ तो मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, किशोरी अमोनकर, कुमार गंधर्व सबको सुन लेना चाहती हूँ। मालकोस, भैरवी, तिलक, कामोद, सारंग, सारे राग जीवन में फिर से घोल लेना चाहती हूँ कि अचानक प्रहलाद टिप्पणियाँ, कबीर गुनगुनाने लगते हैं। सुबह जल्दी से बीत जाती है, इसे न जाने कहाँ जाने की जल्दी है। पढ़ने की कोशिश में लुरका, ब्रेख्त, अन्ना अखमातोवा, फहमीदा रियाज, निर्मल वर्मा, लाल बहादुर वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, वॉन गॉग सब आपस में गुथ जाते हैं। इन सब के बीच से निकलकर चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठकर सामने वाले पेड़ पर बैठे शरारती कबूतरों का खेल देखने लगती हूँ। अपनी ही विचारों पर पड़ी धुंध को ज़्यादा देख पा रही हूँ इन दिनों। कितनी परतें हैं अभी जो अस्पष्टता बनाए हुए हैं। हमारे विचार भी कहाँ साफ हैं। बस इतना ही समझ सकी हूँ कि खुद से, कि ईमानदारी से, कि बहुत सीखना, बहुत जानना बाकी है अभी। ज़िंदगी की पहली कक्षा की विद्यार्थी हूँ, थोड़ी कंफ्यूज, थोड़ी बेशऊर। कितना कुछ कह रहा है ये जीवन। अगले खत का जो मजमून है वो है बीती रात की बारिश और तुम। इन खतों में आपको बारिशें बहुत मिलेंगी, फूल बहुत मिलेंगे, ज़िंदगी जीने की इच्छा बहुत मिलेगी। तो ये 25 अप्रैल 2020 को किसी वक्त में दिन के किसी लम्हे में लिखा गया खत है। कल रात बारिश हुई, रात भर, तेज नहीं, मध्यम बारिश। मैं रात भर भीगती रही, कांपती रही। सुबह को उठी हूँ तो धरती सूखी है, पत्तियों पर, फूलों पर, तितलियों पर कहीं बारिश का नामो निशान तक नहीं। लेकिन मैं खुद को भीगा हुआ महसूस कर रही हूँ, कांप रही हूँ। ज़्यादा चाय बनाई है आज, धूप के करीब बैठकर चाय पी रही हूँ। यूँ कांपना बुरा नहीं, ठिठुरना भी नहीं, अगर धूप के कुछ टुकड़े मेहरबान हो जाएं तो, जो थोड़ा सुखा भी दें और थोड़ी नमी रहने भी दें। जीवन किसी राग सा होता है। जीवन तो वैसा ही होता है जैसा होता है। इच्छाएं किसी राग से होती हैं। कौन सा स्वर कोमल लगना है, कौन सा मध्यम, कौन सा स्वर वर्जित है किस राग में, और किस पहर में गाना है कोई राग। ऐसा ही तो है इच्छाओं का संसार कि बस एक ज़रा सी मामूली सी बात से सुख तरबतर कर देता है, और उससे भी बेहद मामूली ज़रा सी बात पर हज़ारों टुकड़ों में बंटकर चकनाचूर भी हो जाता है मन। राग साधना आसान नहीं। चिड़ियों की आवाज़ इन दिनों बड़ा भरोसा बनी हुई है। क्या तुम्हारे शहर की चिड़ियाँ भी ऐसा ही मीठा गाती हैं? तुम भागते फिरते थे हमेशा कि तुम्हारे जीवन में स्मृतियों के लिए समय नहीं। इन दिनों कैसे टालते होगे तुम स्मृतियों को? वो आती तो होंगी। तुम अब भी बिजी हूँ, बाद में आना कहकर अब तो बच नहीं पाते होगे। जब समूची दुनिया एक साथ मृत्यु के भय से दुबक कर घर में कैद है, ऐसे में क्या तुम्हारा मुझे याद करना बढ़ गया है? बीती रात बारिश क्या तुमने भेजी थी? क्या यह बारिश हमारे भीतर की नमी को सहेजने की बारिश थी? इस भरोसे की कि जल्द ठीक होगा सब, हम मिलेंगे ज़्यादा प्यार से भरकर। क्या बारिश ने समूची धरती के लोगों को राहत से, उम्मीद से भिगोया होगा? अभी आप प्रतिभा कटियार से उनके द्वारा कोविड के समय लिखी कुछ चिट्ठियां सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं सत्य प्रकाश शर्मा के कुछ गीत। मैं प्रेम गीत लेकर आया हूं, और पहला गीत आपको मैं भेंट कर रहा हूं श्रृंगार के उस विरह रस को, जिसका शीर्षक है यादों के झरोखे। कि यादों के
कोरे पन्नों पर। आओ फिर से गीत लिखें हम, वही पुराना एक तराना। प्रेम लिखें संग प्रीत लिखें हम, यादों के। छुप छुप कर कुछ नगमे गाएं, भूले बिसरे स्वप्न सजाएं। पीपल पर बांधे एक धागा, प्रेम देव को शीश नवाएं। कागज लेकर वही पुराना, कागज लेकर वही पुराना। मन से मन का मीत लिखें हम, यादों के। चलो बनाए एक घरौंदा, नदी किनारे शाम ढले। रात बिताए तारे गिन गिन, और दोपहरी शाम ढले। आओ फिर से उड़े गगन में, सांसों का संगीत लिखें हम, यादों के। इस गीत का अंतिम बंद आपको दे रहा हूं कि चुन चुन कर कुछ बिखरी सीपी, आओ स्वर्णिम महल बनाए। लहरों पर संदेश प्रेम का लिख लिख साहिल तक पहुँचाए। लहर 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 संग डूब डूब कर, प्रीत जीत के गीत लिखें हम, यादों के। एक गीत और आपको इसी स्वाद का है, लेकिन इस बार इस गीत में श्रृंगार का जो करुणा भाव है, उसमें एक पुकार है कि मैंने जब भी पुकारा, मैंने जब भी पुकारा, तुम्हें प्यार से दिल धड़कता रहा, अश्क बहते रहे। आओगे तुम एक दिन इसी आंसू में, रात ढलती रही दीप जलते रहे। मैंने जब भी पुकारा तुम्हें प्यार से, तुमसे मिलने की आशा में दर पे खड़ी। ये डुएट है, इसका ये बंद नायिका की पुकार है। तुमसे मिलने की आशा में मैं दर पे खड़ी, प्रेम पाने को हर पल मैं खुद से लड़ी।
है वो पावन महक मुझ में अब भी कहीं दे गई एक कसक आंसुओं की झड़ी। मैंने जब भी पुकारा इस डगर से तुम्हें, दिल धड़कता रहा, अश्क बहते रहे। मैंने जब भी पुकारा तुम्हें प्यार से। और ये बिंब देखिएगा कि चांद भी थक गया सफर में रात के, गुम सितारे हुए जुगनुओं की तरह। तितलियां भी गई दूर परदेश में, घर से बेघर हुई आंसुओं की तरह। मैंने जब भी पुकारा तन्हाई में, मैंने जब भी पुकारा तन्हाई में, दिल धड़कता रहा, अश्क बहते रहे। अंतिम पद आपको दे रहा हूं और ये डुएट दोनों की आवाज में है। अब देखिएगा कि क्या मिलेंगे कभी हम इसी जन्म में, या प्रतीक्षा रहेगी हर एक जन्म में। तुम भी आवाज दोगे मुड़कर कभी, प्रीत की जीत होगी किसी जन्म में। मैंने जब भी पुकारा सोच कर ये तुम्हें, दिल धड़कता रहा, अश्क बहते रहे। अभी आप सत्य प्रकाश शर्मा से उनके कुछ गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, किसी भी प्रकार का संक्रमण काल अपने साथ अनेक चुनौतियां लेकर आता है। सूचना विस्फोट का ये दौर भारतीय भाषाओं के लिए उथल पुथल का दौर है। डॉक्टर नालंदा पांडे इसी चिंता पर केंद्रित अपनी वार्ता प्रस्तुत कर रही हैं। सूचना क्रांति और हिंदी। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की ये कालजयी पंक्तियां प्रकृति की परिवर्तनशीलता और परिवर्तनशीलता की प्रकृति को बहुत सुंदर ढंग से उद्घाटित करती हैं। भारत में सूचना क्रांति का दौर विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद एक अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आया। इस तकनीकी विकास ने भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े बदलाव किए और परिणाम स्वरूप हमारी हिंदी भी इससे अछूती नहीं रह सकी। हिंदी भाषा इस परिवर्तन की धारा में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ हिंदी भाषा के लिए कई नई नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन जैसी सुविधाओं के प्रसार ने हिंदी के प्रयोग में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे इसकी भाषिक शुद्धता, व्याकरण और लिपि पर कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। भाषा के 4 मुख्य कौशल होते हैं। श्रवण कौशल यानी सुनने में निपुणता, भाषण कौशल यानी बोलने में निपुणता, वाचन कौशल यानी पढ़ने में निपुणता और लेखन कौशल यानी लिखने में निपुणता। सूचना क्रांति के प्रभाव से हिंदी भाषा के इन 4 आयामों पर विभिन्न प्रकार के असर पड़े हैं।
सूचना क्रांति ने हिंदी भाषा के सुनने वाले आयाम यानी श्रवण कौशल पर गहरा प्रभाव डाला है। रेडियो, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, मनोरंजक कार्यक्रमों जैसे साधनों के माध्यम से लोग अब हिंदी सुनने और समझने में अधिक रुचि ले रहे हैं। यूट्यूब और अन्य ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स ने हिंदी की पहुंच को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है। अब लोग हिंदी में विभिन्न प्रकार के विषयों और विचारों को सुन रहे हैं, जिससे हिंदी की लोकप्रियता में निसंदेह वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं हिंदी का बोलने वाला आयाम यानी भाषण कौशल आयाम। सूचना क्रांति के प्रभाव में एक यह महत्वपूर्ण बदलाव का सामना कर रहा है। आजकल लोग इंग्लिश का प्रयोग करने लगे हैं, जहां हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण होता है। इस बदलाव के कारण हिंदी की शुद्धता में कमी आ रही है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से युवा पीढ़ी में देखी जा रही है, जो आजकल डिजिटल मीडिया की गिरफ्त में है। सूचना क्रांति के प्रभाव से हिंदी के पढ़ने के वाचिक आयाम पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। पहले लोग हिंदी साहित्य, किताबें और पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से पढ़ते थे, लेकिन अब डिजिटल युग में रील्स, ब्लॉग्स और व्लॉग्स का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पढ़ने की आदतें कम हो रही है और खासकर युवा पीढ़ी में। हिंदी साहित्य और लेखन का अध्ययन अब पहले जितना नहीं हो रहा, जिससे हिंदी के पठन पाठन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और वास्तव में यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि नई पीढ़ी दृश्य और श्रव्य माध्यमों को प्राथमिकता दे रही है। इससे हिंदी की पठनीय समृद्धि में कमी आ रही है। हिंदी लेखन के आयाम में हिंदी को सबसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और खतरे की घंटी तो यह है कि आज की पीढ़ी हिंदी लिखने से जी चुरा रही है। उन्हें लगता है कि तकनीकी विकास के इस दौर में जब टंकण की सुविधा उपलब्ध है, तो हाथ से क्यों लिखा जाए। सूचना क्रांति के चलते ट्रांसक्रिप्शन और लिप्यंतरण की समस्या भी हिंदी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिंदी को तेजी से और सरलता से लिखने के लिए रोमन लिपि का उपयोग बढ़ रहा है, और यह न केवल भाषा की पहचान को कमज़ोर कर रहा है, बल्कि इससे हिंदी में भाषाई शुद्धता का भी ह्रास हो रहा है। यह चिंता का विषय है कि आजकल बहुत से बच्चों ने भी देवनागरी लिपि की बजाय रोमन लिपि में हिंदी लिखना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के चलते यह प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस दिशा में हमें समवेत प्रयास करने होंगे कि दिन प्रतिदिन प्रचलित होता लिप्यंतरण देवनागरी लिपि की महत्ता को कम न करे। यह कड़वा सत्य है कि सूचना क्रांति जनमानस को हिंदी की शुद्धता और परिशुद्ध व्याकरणिक संरचना के प्रति समझौतावादी होने का पाठ पढ़ाती सी प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त हिंदी लेखन में विराम चिन्हों का सही उपयोग भी खतरे में पड़ गया है। विशेष रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध अधिकांश हिंदी लेखों में पूर्ण विराम का प्रयोग लगभग बंद होने लगा है, और इसकी जगह अंग्रेजी के फुल स्टॉप ने ले ली है। चंद्रबिंदु का उपयोग करने से भी लोग बचने का प्रयास करते हैं। टंकण की सुविधा के कारण लोग अक्सर चंद्रबिंदु की जगह मात्र बिंदी का उपयोग करने लगे हैं, जिससे शब्दों के उच्चारण और अर्थ में अंतर आ रहा है। व्याकरणिक दृष्टि से गलत होते हुए भी हिंदी लेखन में उचित विराम चिन्हों की सर्वथा अवहेलना की प्रवृत्ति आम होती जा रही है। ये बदलाव हिंदी के शुद्ध लिखित स्वरूप को कमज़ोर कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप हमारी हिंदी भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। सूचना क्रांति के साथ हिंदी की शब्दावली और अनुवाद के क्षेत्र में भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आम लोगों के लिए तकनीकी और डिजिटल नए शब्दों के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द खोजना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, कंप्यूटर के लिए संगणक या ईमेल के लिए विद्युत पत्र जैसे शब्द सुझाए तो गए हैं, लेकिन ये शब्द आम उपयोग में नहीं आ पाए हैं। तकनीकी शब्दावली का हिंदी में अनुवाद करना भी कठिन है, क्योंकि कई बार इन शब्दों की स्वाभाविकता और सरलता कहीं खो सी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शब्दों का सीधे हिंदी में प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे भाषा की शुद्धता प्रभावित हो रही है। सूचना क्रांति ने हिंदी की वाक्य संरचना और व्याकरण पर भी बुरा प्रभाव डाला है। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग हिंदी में अंग्रेजी शैली की वाक्य संरचना का प्रयोग करने लगे हैं, और यह बदलाव भाषा की प्रवृत्ति को और प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, जिससे हिंदी की साहित्यिक और व्याकरणिक संरचना पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। एक और विचारणीय तथ्य यह भी है कि इंटरनेट पर हिंदी संबंधी अधिकांश जानकारी ढंग से संपादित नहीं होती है। उपलब्ध जानकारी की गुणवत्ता विहीनता को बेचारे विद्यार्थी परख नहीं पाते, और ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों द्वारा किए गए शैक्षिक शोध कार्यों में भ्रामक व अशुद्ध हिंदी भाषा के प्रयोग की प्रचुरता होती है। सूचना क्रांति के साथ साथ हिंदी का व्यावसायीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। बाजार और विज्ञापन की दुनिया में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग होने लगा है, लेकिन व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण भाषा की शुद्धता की जगह व्यावसायिकता को प्राथमिकता दी जा रही है। हिंदी में विज्ञापनों और ब्रांडिंग के लिए अधिक सरल और प्रभावी, या मैं यूं कहूं कुछ चलताऊ किस्म के शब्दों का उपयोग भी किया जाने लगा है, जिससे हिंदी की सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्ता को आघात पहुंचा है। कई बार विज्ञापनों में हिंदी को अत्यधिक सरल या अंग्रेजी शब्दों से मिश्रित रूप में पेश किया जाता है, जिससे हमारी हिंदी भाषा की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इंटरनेट पर उपलब्ध अनुवाद के माध्यम से हिंदी का अनुवाद भी आज एक बड़ी विकट समस्या बन चुका है। गूगल ट्रांसलेट जैसी सेवाएं आज के युग में तेजी से लोकप्रिय होती जा रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं में हिंदी की जटिलता को सही ढंग से पकड़ने की क्षमता नहीं है। मशीनी अनुवाद की सीमाओं के कारण हिंदी अनुवाद अक्सर गलत या संदर्भहीन हो जाते हैं, और इससे भाषा की गुणवत्ता और उसकी भावनात्मक गहराई में कमी आती है। आज हिंदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सूचना क्रांति के बाद बच्चों और युवाओं में हिंदी का उपयोग आखिर कैसे बढ़ाया जाए। सूचना क्रांति के कारण आज के डिजिटल युग में अंग्रेजी का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि युवा पीढ़ी हिंदी की बजाय अंग्रेजी को अधिक प्राथमिकता दे रही है। सोशल मीडिया पर हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण एक आम सी बात हो गई है। हमें इस मिलावटवादी प्रवृत्ति से हिंदी की पहचान और हमारी हिंदी की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाना होगा। हमें शुद्ध हिंदी शिक्षण और शुद्ध हिंदी लेखन पर ध्यान भी केंद्रित करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी शिक्षण को प्रभावी और अधिक अर्थपूर्ण बनाना भी आवश्यक है, ताकि हमारे विद्यार्थी हमारी अपनी हिंदी भाषा से भावनात्मक रूप से भी जुड़ सकें। शिक्षकों को शिक्षा द्वारा शिक्षार्थियों के शब्द भंडार को निरंतर समृद्ध करते रहना होगा, जिससे उनमें सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए वाली पारखी अंतर्दृष्टि विकसित हो सके। सूचना क्रांति और हिंदी। अभी आप डॉक्टर नालंदा पांडेय से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ साहित्य की कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार।